नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। स्वयं सिद्धा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2009 बैच के आईएएस अफसर सूफिया फारूकी जी से। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी समझेंगे क्या कुछ उनका संघर्ष का दौर रहा और सफलता के पीछे आखिर क्या कुछ कहानी रही। मैम बहुत स्वागत है बीएसटीवी में आपका। मैम सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जब आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने का मन बनाया तो क्या कुछ वो स्थिति रही, कोई संशय का भाव या नैराश्य का भाव, या क्यों इसे ही चुना आपने? बड़ा अच्छा सवाल है। आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मुझसे एक सवाल में पूछी है। मोटिवेशन या जज्बा इस नौकरी में आने का तो था मुझे, मगर मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा दिल था कि कुछ ऐसा करूं। बैकग्राउंड इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे फादर और मेरे दादा और नाना सब सिविल सर्विसेज में थे। मेरे फादर आईएएस से रिटायर हुए, पीएससी उन्होंने टॉप किया था, डिप्टी कलेक्टर थे, अपने बैच के टॉपर थे, और फिर आईएएस में प्रमोट होके वो रिटायर हुए। और ना सिर्फ कि उनकी नौकरी, पर जिस तरह से इन लोगों ने नौकरी की, एक बेहद दबंग, बहुत ही एथिकल, बहुत ही प्रिंसिपल्ड ये तीनों लोग थे, मेरे ग्रैंडफादर्स भी और मेरे फादर भी। तो वो कहीं ना कहीं एक था कि इस तरह का उनकी तरह बनना चाहिए, जो हर बच्चे को होता है, और मेरे ख्याल से लड़कियों को ज़्यादा होता है कि अपने फादर को बहुत आइडलाइज करते हैं, रोल मॉडल देखते हैं। और एक और बैकग्राउंड का जो उनके सर्विस में होने का एक और जो मुझे फ़ायदा इस तरह से हुआ कि मैंने अपने बचपन से महिला अधिकारियों को देखा। और अगर आप बात मेरा जन्म 1981 का है, तो अगर आप उस समय की बात करें, मेरे बचपन के जब मैं 5 साल या 6 साल की रही होंगी, तो आप अगर उस टाइम का, आप बहुत छोटी हैं उस हिसाब से, वो जो परिवेश था उसमें महिलाएं या तो ऑफिसर्स थीं या टीचर्स थीं या डॉक्टर्स थीं, और प्रीडोमिनेंटली महिलाएं हाउसवाइफ्स हुआ करती थीं। तो उस टाइम पे जो मुझे रोल मॉडल मिला वो मिला कि या तो आप ऑफिसर हो सकते हैं, या फॉर दैट मैटर आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, और एक अच्छा हाउसकीपर, हाउसकीपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा एनलाइटेंड सा वो एक फेज़ था। आप ऑफिसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम पे जिन मेरे से बहुत सीनियर महिला ऑफिसर्स हैं, बीनू सेन मैम हैं, ताजवर रहमान मैम हैं, अनीता दास मैम हैं, इन लोगों को जब देखा तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में ऐसा लगता था कि इनकी तरह होना चाहिए। और वो बच्चे की एक चाहत थी कि इनकी तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो क्या काम करते हैं, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आना शुरू हुआ कि आपका समाज पे इम्पैक्ट डालने का एक बहुत बड़ा गुंजाइश होती है अगर आप इस नौकरी में आ पाएँ। पर वो एक जो बचपन का लगाव है, वो कहीं ना कहीं अपने फादर की तरह बनने का और इतनी अच्छी महिलाओं को देखने का जो मुझे एक्सपोजर मिला, उसका एक अमिट छाप मेरे ऊपर रही। बिल्कुल मैम, अफसर बनने का ख्वाब आपने देखा, लेकिन चूंकि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे और ख़ास तौर पर महिला के पीछे एक संघर्ष की कहानी तो होती है। बात करें शुरुआत की, कैसे वो एक संघर्ष आपने उस दौरान देखा जब आप इतनी सफल हुई? संघर्ष देखिए, जैसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई अच्छी जगह करवाई, मैं भोपाल से पढ़ाई की है, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स, बिल्कुल एलीट स्कूल था उस टाइम पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते थे, अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलती थी। उसके बाद मैं नूतन कॉलेज गई, नूतन कॉलेज में भी बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशन मुझे अच्छी मिली, घर से मुझे सपोर्ट, एक्सपोजर अच्छा मिला। मेरी माँ का मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस में, मोटिवेशन के लिए ठीक है फादर हैं या दूसरे लोग हैं, मेरी माँ का मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको पढ़ने का खूब शौक़ है, और वो भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, वो भी नागपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं। तो उनको, उनके साथ में मेरा फ़िलॉसफी पे, पॉलिटिकल साइंस पे, न्यूज़ में डिस्कशन बचपन से कैजुअली होता रहा, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा। मगर आप बात क्योंकि संघर्ष की कर रही हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मेहनत बहुत करनी होती है, और बहुत आपको लगातार मोटिवेशन में बने रहना होता है। और लड़कियों के साथ में हमेशा एक दबाव ये ज़रूर रहता है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, और मेरे फादर तब तक रिटायर हो चुके थे, तो एक दबाव तो रहता है कि ठीक है कर लो,
नहीं तो कोई अच्छी शादी तो हम कर ही देंगे, अच्छा सा लड़का हम ढूंढ के तुम्हें शादी कर देंगे। और अच्छा ठीक है, पढ़ रही हो, मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, मेरा लास्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। 4 अटैम्प्ट्स होते थे उस समय, मेरा 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। ये ज़रूर है कि कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस में ऐसे नंबर आए, या वो एक अलग एक लंबी 5-6 साल के संघर्ष की कहानी है जिसमें मैंने अपना मोटिवेशन पढ़ाई के लिए बना के रखा। मगर इस 4-5 साल में लगातार इस लड़के को देख लो, ये लड़का अच्छा है, ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी, देखो एक टाइम आता है रिश्तों का, फिर रिश्ते बाद में नहीं मिलते हैं ये, और ऐसा नहीं है। देखिए ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दबाव तो बहुत डालती हैं। बिल्कुल, मतलब इस लेटर से अपॉर्चुनिटी को पास ऑन करना है कि नहीं अभी नहीं करनी शादी, इस लड़के को देख लो, अच्छा फिर आप सोचते हैं मन में लड़का तो ठीक है, फैमिली भी ठीक है, बाद में नहीं मिलेगा, पर ठीक है छोड़ो। तो वो जो डिसीजन है, वो जो डिलेमा है, वो भी बहुत कम नहीं था। मेरे पेरेंट्स की फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो यही थी कि भाई शादी हो जाए, फिर तुम्हें जो करना है करो, हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं तुम्हें। तो उस संघर्ष के लिए भी साइकोलॉजिकली, इमोशनली आप बहुत सारे, मेरे ख्याल से मतलब आप ऊंचे और नीचे मोमेंट से निकलते हैं जब आपको लगता है अब आप डूब ही गए, अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो पता नहीं वापस जाके आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके साथ के लोग भी आगे बढ़ गए, शादी भी नहीं हुई, नौकरी भी नहीं लगी, कहीं के नहीं रहे। तो ये फीलिंग कहीं के नहीं रहे कई बार आती है। तो वो संघर्ष अपने आप में है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मनोज सर के बराबर का है, पर उन्होंने जो फिल्म में दिखाया है वो बिल्कुल सही है। यूपीएससी की प्रेपरेशन करने वाले लोग जो दिल्ली में जाके प्रेपरेशन करते हैं वो इसी मनोस्थिति से गुजरते हैं। मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि हाउ कैन अ फिल्म बी सो ट्रू एंड सो एग्जैक्ट इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो वो संघर्ष ऑलमोस्ट वैसा ही था हम दोनों का, मेरा भी और इरशाद का भी। बिल्कुल, यानी कठिन ये पढ़ाई बहुत हुई है। कठिन, बहुत। मैम यदि मैं गलत नहीं हूँ तो एक वाकया है कि चूँकि आपके पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि जब आप आईएएस अफसर थी तो उन्होंने आपके अंडर में काम किया है, ये क्या कुछ पूरा वाकया रहा है, मैं जानना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल मिथ्या है, और आज आप पूछ रही हैं तो मैंने पहले भी इसको कई बार क्लियर किया, पर मुझे लग रहा है अब मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक फेक न्यूज़ का पोस्ट डालूंगी कि ये टोटली फेक न्यूज़ है, टोटली फेक न्यूज़ है। मेरे फादर अगर सीनियरिटी की बात करें, मेरी नौकरी में आने के बाद रिटायर्ड हो चुके थे, आईएएस ऑफिसर थे, कंट्रोलर फूड एंड ड्रग से रिटायर हुए थे। और अगर प्योर सीनियरिटी बिटवीन रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिसर्स का जो ग्रेडेशन लिस्ट में बात करें तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो मुझसे नीचे तो उन्होंने कभी काम नहीं किया। और ये वाकया कैसे कहाँ से बना, शायद इसकी जड़ में ये हो सकता है कि मैंने 1-2 जगह उन डेजिग्नेशन पे काम किया जिस पे कई साल पहले उसी डेजिग्नेशन पे मेरे फादर सर्विंग थे। तो कहीं मुझे लगता है वो मिस इंटरप्रेट होके इस तरह से कहानी बन गई। बट आज आपसे बात करने के बाद मैं सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ का एक डिस्क्रिप्टिव पोस्ट ज़रूर डालूंगी। बिल्कुल मैम, चूँकि आप दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट रही हैं तो मैं जानना चाहूँगी, इवन दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या हिंदुत्व का दर्शन भी आपने पढ़ा है? देखिए क्योंकि हम फ़िलॉसफी पढ़ते हैं या दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हम एंशिएंट ग्रीक फ़िलॉसफी हो या कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलॉसफी हो, पूरा पढ़ते हैं। हम वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ भी पढ़ते हैं, हम इंडियन फ़िलॉसफीज़ भी पढ़ते हैं, हम चारवाक भी पढ़ते हैं, हम अद्वैत भी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो इसलिए फ़िलॉसफी का एक्सपोजर तो मुझे मेरे ख़्याल से है। अगर बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो जो रोटी मैं खा रही हूँ वो फ़िलॉसफी की खा रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, मेरा ऑप्शनल था और उसी के चलते मेरी ये नौकरी लगी। तो जैसे कहते हैं ना कि आप उस विषय का दाना पानी खा रहे हैं, तो मैं दर्शन शास्त्र का ही दाना पानी खा रही हूँ। मैम चूँकि जिस विषय में सवाल करना मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें दक्ष तो नहीं हूँ, लेकिन मोटा मोटा जो मुझे जानकारी में है कि अद्वैतवाद के लिए कहा जाता है कि भक्त भगवान का हो जाए, भक्त और भगवान एक हो जाए, जैसे अद्वैतवाद कहा जाता है। मैं आपके इस पे विचार जानना चाहूँगी क्योंकि अद्वैतवाद को लेकर आप हमेशा से बात करती आई हैं। देखिए अगर आप इसको बुरा न माने तो अद्वैतवाद का आशय ये नहीं है। अद्वैतवाद में आशय कि भक्त और भगवान एक हो गए नहीं है। अद्वैतवाद का आशय ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है। वही शक्ति जानवरों का भी भगवान है,
व्यक्तियों का भी भगवान है, वो मौसम का भी वही भगवान है, समय का भी वही भगवान है, जाति पाति धर्म सब का वही भगवान, वो है अद्वैत। और ख़ासतौर पे जो शंकर का अद्वैत है वो ये है कि कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, एक ही शक्ति है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है। और वो एक शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के समय काल के हर जीव का एक ही शक्ति है, तो वो अद्वैत है। और अब उसको आप जिस भी धर्म का, जिस भाषा का अमली जामा आप पहनाएं, आप चाहे उसको फ़ारसी का पहनाएं कि उर्दू का पहनाएं कि संस्कृत का पहनाएं कि अरबी का पहनाएं, मगर मेरे ख्याल से ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि आप या मैं कोई भी पद्धति को माने, हम अलग भगवान से तो नहीं आ सकते, 2-3 भगवान नहीं हो सकते। हाँ, भगवान के बहुत स्वरूप हो सकते हैं, भगवान के बहुत स्वरूप हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा भाषाएं, पद्धतियाँ सब बहुत सारी अलग अलग हो सकती हैं और हम सबको इस बात का अधिकार है कि हम अलग भाषा, अलग पद्धति, अलग कांड के माध्यम से माने, मगर शक्ति तो एक ही हो सकती है। मैम, चूँकि फील्ड पोस्टिंग के दौरान आपने हमेशा से सर्वधर्म समभाव के भाव से काम किया है, उसके लिए आप काम करती आई हैं। कई बार देखा गया गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल में आप क्लासेस लेने पहुंची हैं, आपने एक बराबरी का दर्जा हर वर्ग की महिलाओं के लिए अक्सर अग्रसर रह के काम किया है। मैम देखिए, ये क्या कह सकते हैं कि मुझे फील्ड में या फील्ड के इंटरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ऑफिस का काम है मेरा, मैं ये नहीं कहूँगी, बल्कि कई बार मुझको ये डर लगता है कि मुझे फील्ड का इतना ज़्यादा शौक़ है कि ऐसा ना हो कि मुझे कहा जाए कि घूमती रहती है, काम नहीं करेगी, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। और ऑफिस में ज़्यादा वक्त देना इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा कागजी काम होता है जिसको आपसे टाइमली डिस्पोज ऑफ करना होता है। नियम का, अधिनियम का पालन हमारे ही लेवल से होता है, इसलिए हम लोगों को उसको नीचे देना होता है। पर फील्ड में जब हम लोगों से मिलते हैं तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे ऑफिस का सत्य है या रियलिटी है, या जो मेरा परसेप्शन मेरे ऑफिस में मेरी कुर्सी पे बैठ के बनता है, वो परसेप्शन जब मेरे से नीचे के लेवल के ऑफिसर से बात करती हूँ तो वो कुछ अलग होता है। मुझे यहाँ लगता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ और नीचे वालों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक। और जब उसके बाद मैं फील्ड पे जाती हूँ, जो मतलब जिसे कटिंग एज लेवल कहते हैं या डिलीवरी लेवल या एग्जीक्यूशन लेवल हम कहते हैं, फील्ड पे जब हम जाते हैं, वो चाहे हॉस्टल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, गांव की पंचायत हो, जब हम वहाँ जाते हैं तो एक तीसरी रियलिटी होती है। मैं ऑफिस में बैठ के कुछ सोचती हूँ, मेरे जूनियर ऑफिसर्स कुछ सोच रहे होते हैं, और जो फील्ड की सच्चाई है, जो फील्ड की रियलिटी है, वो बिल्कुल अलग है। और मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही था और हमेशा यही रहना चाहिए कि हम फील्ड पे जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारा एक्सटेंशन का जो अमला है, जो हमारे कार्यकर्ता फील्ड पे हैं, उनको ही तो डिलीवर करना है हमारे विभाग के हर काम को, तो वो अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकें। तो जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मैंने इतनी एम्पावर्ड और इतनी मजबूत महिलाओं को अपने घर में देखा है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि समाज में भी ऐसी और महिलाएं आएँ, थोड़ा अग्रेसिव हों, थोड़ा अपनी बात को दम से रखें, अपनी बात पे टिकी रहें, आसानी से नर्वस ना हो, आसानी से डरे ना। तो महिलाओं के साथ मुझे इसलिए इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। और कई बार मैंने देखा है बहुत साधारण महिलाएं, मतलब हो सकता है वो घर में झाड़ू पोछा करती हो, पति पीटता है तो अपने बच्चों को लेके अलग हो जाती है और सर्वाइव करती है, बच्चों को पढ़ाती है, करती है। ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स हैं महिला सशक्तिकरण के। मैम, चूँकि बात महिलाओं की आपने छेड़ी है, महिला बाल विकास विभाग में आप बतौर कमिश्नर इस समय वर्तमान में हैं। यदि हम इसी विभाग की, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये विभाग भी हो जाता है, इसके लिए यदि हम अग्रसर आगे कुछ नवाचार की बात करें, या क्या कुछ उद्देश्य लेके आप काम कर रही हैं? देखिए, नवाचार तो मैं थोड़ा सा नवाचार वाला व्यक्ति उतना नहीं हूँ। मुझे लगता है इतना पुराना विभाग हो चुका, 20-25 साल की हमारी हिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं ये विभाग पहले भी किसी न किसी स्वरूप में अन्य विभागों के माध्यम से था, तो आई डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। हमारे पहले जो मेरे अग्रज इस विभाग में आके गए, वो इतना कुछ करके गए हैं, इतना कुछ डॉक्यूमेंट करके गए हैं कि मुझे कुछ दोबारा से सोच के नया नहीं बनाना है। जो कराया है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के
उसी को मुझे आगे ले जाना है, क्योंकि आई मीन इट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी इफ़ आई वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। ऐसा हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर हम हमेशा इतिहास की एक धारा में, वो जो सतत चलने वाली धारा है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। तो उसी धारा को मुझे आगे ले जाना है। मगर अगर विभाग की आप स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है आंगनवाड़ी में जो हम पोषण पे काम करते हैं, बच्चों के, महिलाओं के, एडोलेसेंट गर्ल्स के एनीमिया पे, धात्री माताओं के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, वो आंगनवाड़ी का या पूरे महिला बाल विकास विभाग का कोर पॉइंट है। वो हमारा नर्व सेंटर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, बहुत प्रकार के सर्वेस करती हैं, बहुत प्रकार की अन्य ड्यूटीज़ उन पे रहती हैं, आवश्यक भी होती हैं, चुनाव की ड्यूटियाँ होती हैं, वो BLO के काम करती हैं, घर घर जाके वोटर पर्ची बांटना, वोटर कार्ड बांटना, ये सब भी करती हैं, महत्वपूर्ण काम है। मगर अगर मैं उसको एक बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझाऊँ, मुझे मेरे बच्चे पालना कठिन लगता है। मुझे मेरे ही बच्चों को अच्छा पोषण भरा खाना खिलाना कठिन लगता है। बच्चों को आपको नूडल्स खिलाना आसान है, चिप्स खिलाना आसान है, मगर अगर आप उनको बोलो कि लपसी खिलाओ, सब्ज़ी खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, तो ये बहुत कठिन काम है। और किसी भी महिला के लिए उसके बच्चों को पालना मेरे ख्याल से कठिन काम है। मैम, चूँकि आपके लिए ये भी मैंने सुना है कि आप गरीब वंचितों के जो परिवार के लोग रहते हैं, उनकी प्रतिभाएं निखारने के लिए हमेशा काम करती आई हैं। हस्तशिल्प में जब आप MD थी तो आपने कई सारी प्रतिभाओं को निखारा है। क्या कुछ वो एक उसकी प्रेरणादायी कोई स्टोरी ऐसी रही हो कि कैसे आपको लगा कि ये करना है? देखिए, नौकरी में जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ आप जाके काम तलाशते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करूँ, और थोड़ा बहुत एज अ हॉबी मुझे कला का शौक़ है। मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि कला वास्तव में बहुत मेहनत से आती है और इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक कलाओं को आगे बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए समस्या बन सकता है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बने, मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सामान्य सोच यही है। जब मैंने विभाग में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में जब ज्वाइन किया तो देखा तो हमारे बुनकरों का, हमारे गोंड आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते हैं, उनका कहना ये था कि जितने में हमारा सामान आप ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा में एक दिन में हम सब्ज़ी के ठेले पे सब्ज़ी बेच लेते हैं। तो हम करगा क्यों लगाएं, हम लूम क्यों चलाएं? और ये समस्या मुझको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आ रही है जहाँ पे कोसे का बुनाई या हैंडलूम होती है। बालाघाट, वारासिवनी में कोसे का काम बहुत कठिन है, कोसे का कपड़ा बहुत महंगा है। हैंडलूम पे वो और महंगा हो जाता है। जब वो बाज़ार में आता है तो ख़रीदने वाले सोचता है इतना महंगा ख़रीदने से तो अच्छा है मैं मॉल में या फ़लाने ब्रांड का या ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। तो वो जो अपने पारिवारिक कला को बचा रहा है, उसके बच्चे आम तौर पे, ख़ास तौर पे वारासिवनी बालाघाट के बेल्ट में ये सोचते हैं कि हम सब्ज़ी बेच लें या किसी और के खेत पे खेतीहर मजदूरी कर लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप इस तरह से देखते हैं तो आपको अफसोस होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी पूरी कला, जो हमारा ट्रेडिशन है देश में, उसको ही विलुप्त कर देंगे। तो उसको भी सजोना आवश्यक है। तो बस मोटिवेट तो खैर हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेशन तो जीविकोपार्जन से ही होता है। कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को बुला के उनका माल डायरेक्टली ख़रीदूँ मैं, और उनके बताए हुए दाम पे जो मेरे लिए या उनके लिए बराबर से फेयर हों, ईमानदार रेट्स हों। ना आप मुझे लूटें, ना मैं आपका खून चूसूं। ईमानदार रेट्स हों। रेट का डिसीजन, जैसे कि रेट डिसीजन कमेटियां बना के करते हैं, टेक्निकल आधार पे रेट डिसाइड होता है। तो कपड़े का, कला का, गोंड पेंटिंग का, पीतल का, जो भी है, हम कला और टेक्निकल आधार पे उसका रेट डिसाइड किया, एक्सपर्ट्स बुलाए, और उन रेट्स पे सबसे अच्छी बात यह कि वो भी खुश थे, हम भी खुश थे, हमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था उसको बेचने पे, और उनको भी अपना अच्छा मेहनताना मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक बार में ख़रीदते हैं तो सामने वाले को बार बार माल लाना, ढोना, बार बार बिल लगाना, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना, परेशान होना, वो इन चीज़ों से बच जाता है। या बाज़ार में जाके छोटे छोटे और लोगों के पास अपनी कलात्मक चीज़ें बेचना, वो इन चीज़ों से बच जाता है। तो हम उससे जब बल्क में ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी बढ़ती है तो उनका अपने ही आर्ट के प्रति रुझान जाता है।
शायद मैंने बहुत लंबा बोल दिया, मगर अल्टीमेटली देखिए हम मार्केट फोर्सेस को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको कला को बचाना है, बुनकरों के फेवर में कुछ काम करना है, तो आपको मार्केट की जो मतलब डिमांड सप्लाई है या मार्केट फोर्सेस हैं वो उनके लिए अनुकूल करके देने पड़ेंगे। मैम, चूँकि आपके पति भी अफसर हैं, आप भी महिला अफसर हैं, यदि मैं प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में संतुलन की बात करूं, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? ये इरशाद से पूछिएगा, मेरा बड़ा कूल रहता है, सारा बैलेंस, सारा हेडेक इरशाद का होता है। तो मजाक के अलावा अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से अच्छा संतुलन है। और इसलिए अच्छा संतुलन है क्योंकि हम दोनों बेहद इंडिपेंडेंट हैं। मतलब हम लोग प्रोफेशनली भी पर्सनली भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत इकट्ठा भी हैं। अगर आपने वो खलील जिब्रान की एक पोयम है जिसमें उन्होंने शादी पे लिखा है कि मैरिज कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है मैरिज एक ऐसा मंदिर है जिसके 2 सतून दूर खड़ी रहते हैं तो मंदिर बहुत सुंदर बनता है, और वो सतून एक साथ आ जाते हैं तो मंदिर ढह जाता है। तो हम लोग का भी ऐसे ही है, प्रोफेशनली पर्सनली हमारे दोस्तों के साथ में, हमारी पर्सनल चॉइसेस में क्या पहनना है क्या खाना है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। हम खाना साथ खाते हैं पर अपने अपने टाइप का खाते हैं। हमको जहाँ साथ जाना है वहाँ साथ जाते हैं, नहीं तो अपना अपना एक सर्कल भी अलग रखते हैं। जब बच्चों के साथ जाना होता है तो डेफिनेटली पूरा कुनबा समेट के हम एक साथ 4-5 लोग इकट्ठा होके जाते हैं कि आज बच्चे के साथ कहीं जाना है। और प्रोफेशनली तो मैं अगर मजाक में बोलूं तो प्रोफेशनली तो ऐसा है कि अगर मेरे विभाग से संबंधित कोई काम मुझे इरशाद ने बोला तो मैं बोलती हूँ काम बोलने से पहले ये बताओ मेरा कौन सा जुगाड़ लगवाओगे, क्योंकि मुझे एक दोगे तो मैं एक मांगूंगी, फ्री का कुछ नहीं है। तो उस वजह से मतलब वो मजाक की बात है, मगर हमारा प्रोफेशनल इंटरफेरेंस भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल मैम कि एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की लड़की यदि सूफिया फारूक की जैसा बनना चाहे या एक अफसर बनना चाहे तो क्या कुछ टिप्स होंगे उसके लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका सवाल। मैं 2 चीज़ें कहूँगी। पहली तो कहूँगी शिक्षा, और शिक्षा ऐसी है कि ये जीवन भर चलनी चाहिए हर महिला की, मुस्लिम महिला हो या कोई और हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आप ऑलरेडी नौकरी में हो। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि ये सतत हमेशा चलनी चाहिए और बहुत जज्बे के साथ, क्योंकि किताबें पढ़ाई हमको कहीं ना कहीं बहुत हमारा दिमाग खोलती हैं, सोच खोलती हैं, और ये महिलाओं के लिए पुरुषों से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं का ऐसी एक्सपोजर कम होता है। हमारे पे इतने सामाजिक बंधन बचपन से रहते हैं, चाहे वो हमारी सेफ्टी को लेके हों, चाहे वो हमारे सामाजिक परिवेश के कारण हो, हमारे इतने बंधन होते हैं कि हमारा एक्सपोजर कम होता है। एक्सपोजर कम होता है तो कॉन्फिडेंस कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है तो हम डरते बहुत हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, तो हम जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हर मतलब जहाँ हमको अपने हक के लिए फ़ाइट करना चाहिए हम दूसरे लेवल, तीसरे लेवल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ का कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप लगातार शिक्षा का सहारा ना छोड़ें, क्योंकि शिक्षा आपको एक्सपोजर देती है। जैसे कहते हैं ना, एक लाइब्रेरी का टिकट आपको वेनिस भी घुमा देगा, चीन भी घुमा देगा, आपको एंटार्क्टिका भी घुमा देगा, साउथ पोल भी घुमा देगा। एक लाइब्रेरी टिकट की ये वैल्यू है। हमको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम वहाँ का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जाना और अच्छी बात है। शिक्षा तो कोई महिला, ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें या बच्चियों की बात करें, शिक्षा आजीवन चलनी चाहिए, इसको नहीं छोड़ना है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपके साथ पारिवारिक तौर पे कुछ भी हो, शिक्षा का सहारा छोड़ना ही नहीं है। तीसरी जो पॉइंट मैंने कहा वो है कॉन्फिडेंस। अपने आप पे विश्वास कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। ऊपर वाले ने दिया, इसलिए मैंने अद्वैत की भी बात की थी। एक ही शक्ति है, उसने आपके भाई को, आपके पिता को बनाया है, उसने आपके पति को बनाया, उसी ने मुझे बनाया। वो पार्शियल नहीं है, वो लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं कर रहा है। हम और हमारा समाज लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। ऊपर वाले ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया। वो जो अद्वैत शक्ति है, वो जो ब्रह्मांड की एक अकेली शक्ति है, उसने महिलाओं को छोटा नहीं बनाया। वो विश्वास उसके साथ जोड़ के चलेंगे, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। बाकी
बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरा उदाहरण ना लें, अगर आप गूगल करेंगे तो यूपीएससी में ही क्लियर करने वाले में देखेंगे कि गांव की बच्ची है, खाट पे बैठ के पढ़ी है, पिता नहीं है, माँ ने जेवर बेच के पढ़ाने भेजा, वो यूके तक पढ़ने गई, यूके में उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की, उसके बाद यूपीएससी क्लियर किया, फिर आईपीएस में आई वो सिलेक्ट होके। तो पैसा कभी भी, पैसा डेफिनेटली कठिनाई बहुत कर देता है अगर पैसे की कमी हो तो, मगर पैसे की कमी चाहने वाले को नहीं रोक सकती। जिसके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, भरोसा है, ऊपर वाले पे विश्वास है, उसको नहीं रोक सकती। बिल्कुल मैम, इससे जुड़ा एक आखिरी मेरा सवाल, यदि हम महिलाओं की स्थिति समाज में बात करें, सामाजिक स्थिति के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये तो सबसे गूढ़, सबसे कठिन सवाल है। समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, मगर बहुत कमी है अभी भी। और सामाजिक तौर पे मैं इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पे ना मानूंगी, ना हथियार डालूंगी, मैं तो लड़ती रहूंगी, मगर सामाजिक तौर पे महिलाएं दूसरे, तीसरे, चौथे पता नहीं कौन से नंबर पर हैं। पुरुषों के लिए ये समाज बहुत एडवांटेजेस है। महिला को एक एक कदम पे जज किया जाता है, उसके एप्टीट्यूड को कम समझा जाता है, उसके एटीट्यूड को भी कमज़ोर ही समझा जाता है। अगर वो सेंसिटिव है तो वो अनप्रोफेशनल है। उसकी सेंसिटिविटी, उसकी मानवता, उसकी केयरिंग अप्रोच, ये सब जो हैं उसकी कमज़ोरियाँ समझी जाती हैं, जबकि ये उसकी स्ट्रेंथ है। हमारा समाज महिलाओं को देखे साथ पहली चीज़ ये सोचता है कि अच्छा, ये इनको तो फलाना चलाता होगा, मेरी ही बात है तो मेरे लिए भी। बहुत बार मैंने देखा है कि मेरे ऑफिस में उस शख्स को तलाशते हैं कि ये किसकी एडवाइस पे काम कर रही हैं। ये खुद तो नहीं सोच सकती हैं, ये किसी की एडवाइस पे काम कर रही होंगी। ऐसा आप पुरुषों के लिए कभी नहीं सोचते, जबकि पुरुष भी किसी से एडवाइस लेके काम कर रहे होंगे। एडवाइस लेना एक नॉर्मल चीज़ है, किसी के द्वारा चलाया जाना ये गलत चीज़ है। और महिलाएं किसी के द्वारा चलाई नहीं जाती, वो अपना खुद का जजमेंट, अपने खुद के निर्णय लेती हैं। मगर महिलाओं के हर निर्णय को ये सोचा जाता है, अच्छा ये निर्णय बड़ा अच्छा ले लिया इसने, ये किससे इसने पूछ के किया होगा। ये जो अप्रोच है हमारे समाज में कि महिलाएं इनकेपेबल हैं और किसी और से पूछ के कर रही हैं, ये अभी बहुत वाइड स्प्रेड है। बिल्कुल, यानी अभी भी सुधार की काफी बहुत ज़रूरत है और हमें फाइट करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को इसके लिए सशक्त होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मैम तमाम चर्चा के लिए। तो BSTV की खास पेशकश स्वयं सिद्धा में अगले एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम मुलाकात कराएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।